हेलो एवरीवन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक करेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न। यूनिट नंबर हमारी फर्स्ट है टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की, और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न कि प्रतिफल के नियम क्या है, कि किस प्रकार से हम अपना जो उत्पादन कार्य करते हैं उसके अंदर किन नियमों को फॉलो करके हम अपने इसके अंदर उत्पादन की प्रक्रिया है उसको सक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हम 9 लेक्चर कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट के। ये लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम टॉपिक करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न की प्रतिफल के नियम क्या है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए यदि हम जाने कि लॉ ऑफ रिटर्न है क्या चीज, इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हम कई प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। वो साधन जो शिथिल भी होते हैं और परिवर्तनशील भी होते हैं। दोनों प्रकार के साधनों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। शिथिल साधनों का कि जो परमानेंटली स्थायी होते हैं, और कुछ होते हैं परिवर्तनशील जिनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत हम मानते हैं कि जो हम अल्पकाल की थोड़े समय के अंदर हम जो उत्पादन करना चाहते हैं उसके लिए हम जितना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए हम शिथिल साधनों के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको नहीं बदल सकते। लेकिन जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उनको बदलकर हम क्या कर सकते हैं कि उत्पादन के क्षेत्र के अंदर हमें विभिन्न प्रकार का बढ़ावा या विभिन्न प्रकार की जो वृद्धि है वो हम कर सकते हैं। तो इसके अंतर के लिए कि जिन साधनों के अंतर हम बात करते हैं, इन साधनों के परिवर्तन के लिए हमें क्या करना होता है कि हम जो साधन के प्रतिफल हैं, अब थोड़े समय में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो परिवर्तनशील साधनों के अंदर तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन जो शिथिल साधन है कम समय के अंदर हम उनमें जल्दी से परिवर्तन नहीं ला सकते। इसके अंदर उसको ध्यान में हमें ये बात को रखना चाहिए। इसके लिए हम मानते हैं कि साधन के प्रतिफल में केवल जो होते हैं कि परिवर्तनशील साधनों को हम कम समय में, जो हमारा कम समय है कि हमारे पास केवल 5 डेज का टाइम है, 5 डेज का टाइम है हमारे पास किसी भी प्रकार का, तो इसके अंतर्गत देखिए कि हम जो हमारे टेम्परेरी रिसोर्सेज हैं उनको हम बदलाव लाकर उनकी काउंटिंग, पहले हमारे पास 100 है, मान लीजिए कि टेम्परेरी मशीन जो लगी हुई है हमारे पास 100 है और 5 डेज का टाइम है, और जो परमानेंट मशीन है वो हमारे पास जो वो है 200। तो हम इसके अंदर क्या है कि हमें माल का उत्पादन करना है। माल के उत्पादन के लिए जो हमारे पास 100 मशीन्स हैं जो कि टेम्पररी लगी हुई हैं, उनके अंदर हम बढ़ोतरी करके 200 मशीन और लगा देते हैं 5 डेज के अंदर, और माल का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि इनको उखाड़कर या इनके अंदर हम परिवर्तन करना चाहते हैं कि पहले इनको उतारा जाए, फिर उसके बदले में जो परमानेंटली मशीन है, बड़ी मशीन है, उनको लगाया जाए, वो 5 डेज में पॉसिबल नहीं है, जिसके अंदर हम उत्पादन बढ़ा सकते हो। ये टेम्पररी है कि 100 पहले लगी हुई है ऑलरेडी, और 200 हम टेम्पररी वो लगा आसानी से रख सकती है और हमारे माल का उत्पादन है वो हो सकता है। लेकिन यदि 200 परमानेंट लगी हुई है, इसके अंदर हम और इसके ऊपर कुछ मशीन फिट करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर, वो पॉसिबल नहीं है, या इनको उतारकर और परमानेंटली 300 लगाना चाहें वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम उत्पादन अल्पकाल थोड़े समय के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है इसके अंदर हमने इनको फिट भी करना है और माल का उत्पादन भी करना है, तो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस बात पर विशेष रूप से हम क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि इसलिए हम जिस परिवर्तन की अभिलाषा करते हैं शिथिल साधनों की, वो परिवर्तन हम अल्पकाल में नहीं कर सकते, क्योंकि इनको करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए हमें दीर्घकालीन लंबे समय की, पहले लंबा समय हमारे पास होना चाहिए, तभी जाकर हम इनके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर शॉर्ट टाइम के अंदर, थोड़े समय के अंदर हम इनके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन इनके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत हम मानते हैं कि जिस साधन के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, अब इनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो उन साधनों, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना उत्पादन कर सकते हैं,
और जिस साधनों से हमें उत्पादन प्राप्त होता है और परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाते हैं, साधन के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। इनको हम किस नाम से जानते हैं, साधन के प्रतिफल। कि जो साधन हमारे पास ऑलरेडी है उनको हम साधन का, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कोई भी काम है बिना साधनों के कंप्लीट नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि प्रॉपरली हमारे पास साधन होने चाहिए, तभी जाकर हम अपनी जो उत्पादन है उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो परिवर्तनशील है और अल्पकाल में हम परिवर्तन कर सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे साधन के प्रतिफल कहलाते हैं। और प्रतिफल को हम 3 प्रकार से मानते हैं। वो 3 प्रकार से कैसे मानते हैं कि कौन कौन से नियमों के अंतर्गत हम अपना जो प्रतिफल का नियम है उनको जान सकते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के साधन हैं जिनको हम जान सकते हैं। पहला हमारा समान प्रतिफल का नियम। समान प्रतिफल का नियम हमारा समान प्रतिफल किस प्रकार से है, समान प्रतिफल का नियम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है समान प्रतिफल का नियम, दूसरा है हमारा क्या कि घटते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम। इसमें हम घटते हुए प्रतिफल का बात डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन नियमों के आधार पर ही आप क्या कर सकते हो, प्रतिफल को बढ़ावा दे सकते हो, उसको घटा सकते हो, उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है बढ़ते प्रतिफल का नियम। पहले समान था, दूसरा घटते हुए था और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा बढ़ते प्रतिफल का नियम। इसके अंतर्गत हम क्या मानते हैं कि जिसमें बढ़ते क्रम में हम किस प्रकार से इसमें उत्पादन कर सकते हैं, ये 3 तरह का प्रतिफल का नियम मानते हैं हम। सबसे पहला है हमारा समान प्रतिफल का नियम, जिसके अंदर लॉ ऑफ द कंसेंट रिटर्न, जो हमारा टॉपिक हम बात करते हैं प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ द रिटर्न, लॉ ऑफ द कंसेंट रिटर्न। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि समान प्रतिफल के लिए हमें किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो समान प्रतिफल का नियम है वो कैसे प्राप्त होता है। अब देखिए, जब हम अल्पकाल में समय हमारे पास थोड़ा है, शिथिल साधनों पर परिवर्तन कि समय थोड़ा है और जो शिथिल साधनों पर हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं, जो हमारे पास शिथिल साधन है उन पर हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा किस अनुपात में बढ़ाते हैं, जिस अनुपात में बढ़ाई जाती है वो मात्रा कौन से, किसकी मात्रा, जो हमारे क्या है परिवर्तनशील साधन है उनकी मात्रा को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में उनमें वृद्धि हो जाती है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे अल्पकाल में शिथिल साधन पर जो परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में जब वृद्धि होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा यथासंभव समान प्रतिफल का नियम कहलाता है। जैसे हमने जो वृद्धि की 40% वृद्धि की, हमने 40% वृद्धि की और 40% की वृद्धि करने पर 40% ही हमें प्राप्त हो जाता है। इसके अंदर हम 2 नियमों की व्याख्या करते हैं। पहला नियम क्या है कि समान प्रतिफल के रूप में नियम की व्याख्या, समान प्रतिफल के नियम के रूप में व्याख्या की, जैसे जैसे हम शिथिल साधनों पर परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई लगाते हैं कि जो हमारे साधन स्थायी हैं और उसके साथ हम परिवर्तनशील साधनों की समान इकाई के रूप में अतिरिक्त इकाई लगाते हैं, वैसे वैसे जो उसका हमारा उत्पादन है समान होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि हमने इकाई हमारी 1, उत्पादन हमारा 20, उत्पादन कितना है 20 है कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन भी हमारा 20 है। इकाई हमारी 1, कुल उत्पादन 20 और सीमांत उत्पादन हमारा 20। उसी तरह हमने क्या किया कि हमारा जो इकाई हमने बढ़ा दी
और उत्पादन भी हमारा बढ़ गया, लेकिन जो सीमांत उत्पादन है वो हमारा 20 का 20 रहेगा। कि प्रति व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति ने काम किया तो 20 का उत्पादन किया किसी भी वस्तु का और टोटल हमें 20 के रूप में प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि 2 इकाइयां, जब 2 व्यक्ति थे, अब एक व्यक्ति यदि 20 बनाता है तो 2 व्यक्ति कितने 40 बनाएंगे, तो प्रति व्यक्ति कितना हो गया 20 हो गया। तो इसलिए जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो उत्पादन है वो भी बढ़ता जाता है। क्लियर? पहला हमारा है समान प्रतिफल के रूप में नियम की व्याख्या, और दूसरा है हमारा समान लागत के रूप में नियम की व्याख्या। इसके अंदर 2 नियम इंप्लीमेंट होते हैं, एक तो समान प्रतिफल के रूप में और दूसरा हमारा समान लागत के रूप में। कि जिस नियम के अनुसार जब हम उत्पादन करते बढ़ाने के लिए जैसे जैसे परिवर्तन साधनों को बढ़ावा देते हैं, परिवर्तन के साधनों को जैसे जैसे हम बढ़ावा देते हैं वैसे वैसे वस्तु की औसत लागत समान होती है। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर 20 बनाया एक इकाई के द्वारा तो 20, दूसरा हमने इकाई 2 ले ली, उत्पादन बढ़ गया। लेकिन अब देखिए कि इसके लिए जो लागत है वो आपके पास, आप कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हो तो उसके लिए आपके पास कच्चे माल का होना जरूरी है। कच्चा माल होगा तो वैसी लागत के अनुसार उसका प्रयोग होगा और वैसा हम उत्पादन कर सकेंगे। तो इसलिए क्या है कि आपके पास कच्चा माल ही, आपके पास कच्चा माल इतना क्या है कि आप एक इकाई की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास माल इतना है कि आप दूसरी इकाई की भी पूर्ति कर दे सकते हो तो इससे क्या होता है कि लागत भी समान होता है, जिसके अंदर हम इसको पूरी तरह से संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस आधार पर माना जाता है कि हमारे इस नियम के अंतर्गत समान प्रतिफल के अंतर्गत हम इस प्रकार के जैसा जितना नियमों के अंदर अनुपात में वृद्धि होगी उतना हमारा समान प्रतिफल नियम के रूप में उत्पादन हमें प्राप्त होगा। इस आधार पर हम मानते हैं कि समान प्रतिफल के नियम की व्याख्या हम आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हम बात करते हैं घटते प्रतिफल का नियम। अब घटते प्रतिफल का नियम क्या है? जिस प्रकार से हमने समान प्रतिफल की प्राप्ति की, दूसरा है हमारा घटते प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न, कि जो हमारे घटते प्रतिफल के रूप में प्रयोग होता है, जिसके अंतर्गत घटते प्रतिफल के नियमों के अनुसार जो हमारे शिथिल साधन पर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को जिस दर में या जिस अनुपात में हम बढ़ाते हैं, मेरा कहने का अभिप्राय दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि घटते प्रतिफल के नियम के अंदर हम क्या देखते हैं, जो शिथिल साधनों के ऊपर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में हमें वृद्धि प्राप्त नहीं होती, उससे कम अनुपात में हमें प्राप्त होती है। जैसे हम 40 परिवर्तन जो किया है 40 का किया है, 40% का, लेकिन जो हमारी वृद्धि हुई है वो 25% हुई है किसी भी उत्पादन में। क्योंकि जो हमारे शिथिल साधन है, परमानेंटली सोर्सेज है, उनके ऊपर हम टेम्पररी जो हमारे चेंजेस परिवर्तनशील है उनका इंप्लीमेंट करते हैं जिस अनुपात में कि हमने 40% अनुपात में उनमें वृद्धि की। मान लीजिए 100 पहले है, आपने 40 और उसके अंदर ऐड करके दिए कि 140 हो गए टोटल, लेकिन वो 140 100 तो हमारे पास थे ही ऑलरेडी, लेकिन आपने अगर 40% वृद्धि किया तो 40 की 40, क्योंकि इसके अंदर समान प्रतिफल प्राप्त हुआ था कि 100 अगर पहले है 40 आपने और लगा दी तो 140, लेकिन यहाँ पर जो घटते हुए है कि हमने 100 से 40 और प्लस कर दिए तो 140 की प्राप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 140 की नहीं बल्कि 40 में से आपको 25 की प्राप्ति वृद्धि दर अनुपात में होती है। तो ये पॉसिबल घटते प्रतिफल का नियम इसके अंतर्गत आता है कि जिस समान अनुपात में आप वृद्धि करते हो उसी समान अनुपात में आपको वृद्धि प्राप्त नहीं होती, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक प्रकार का घटते प्रतिफल के नियमों के अंतर्गत हम इसको मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, इसके लिए इससे संबंधित हमारे कुछ मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं क्या है? घटते प्रतिफल का जो नियम है उसके अंतर्गत है कि ये नियम केवल अल्प काल में लागू होता है, कि थोड़े समय के अंदर हम यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत और अल्पकाल में सभी साधनों को बदला नहीं जा सकता।
हालांकि ये हमारे अल्पकाल के अंदर लागू किया जाता है, लेकिन अल्पकाल के अंदर हम सभी साधनों के अंदर जो बदलाव है वो नहीं कर सकते। पहला इम्प्लीमेंट जो मान्यता है इसके अंदर ये लागू होती है। इससे संबंधित जो नियम है वो है कि अल्पकाल में लागू होता है, और दूसरा अल्पकाल के अंदर सभी साधनों के अंदर बदलाव नहीं हो सकता। 100% हम चाहें कि हम सभी साधनों के अंदर बदलाव करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा इसके अंदर है कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस तकनीक के साथ हम उत्पादन में परिवर्तन करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा है, अल्पकाल है, और अल्पकाल के दौरान हम उत्पादन भी करना चाहते हैं और परिवर्तन भी करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इसलिए हमें इसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा कि घटते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत या तो हम उत्पादन में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर हम उसके नियमों के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तकनीक के अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अलावा उत्पादन का केवल साधन परिवर्तन होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे केवल साधन है हम उसी के अंदर उत्पादन का केवल जो साधन है, तकनीक के अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन साधनों के अंदर हम जो परिवर्तन है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। इस बात पर हम विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ जो नियम है इसके अंदर वो है कि परिवर्तन साधन की सभी इकाइयों पे एक समान होते हैं, कि जितनी भी इकाइयां हैं उसके अंदर जो हमने देखा था कि इकाई एक है और उत्पादन हमारा 20 है और सीमांत उत्पादन भी 20 है। लेकिन यहाँ पर हम ये तो था समान प्रतिफल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम ये मानते हैं कि अगर आपको इकाई आपकी एक है, 10 का उत्पादन है और इकाई आपकी 2 हो गई, तो आप ये ना नहीं यहाँ पर आपका 20 होगा, लेकिन यहाँ पर 20 नहीं, यहाँ दूसरी इकाई के अंतर्गत जो होगा वो 15 ही हो सकता है। ऐसे ही ये टर्न वाइज चलता है और इसके अंदर जो परिवर्तन देखने को सभी इकाइयों के अंदर हमें मिलता है। इसके अलावा कहते हैं कि शिथिल तथा परिवर्तनशील का विभिन्न अनुपातों में प्रयोग किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय कि जितने भी हमारे परिवर्तनशील और शिथिल साधन हैं उनमें अनुपातों में इनका प्रयोग किया जा सकता है, कि जो हमारे शिथिल साधन है परमानेंटली है और जो परिवर्तनशील है उनके जितने भी साधन के अंदर हम उन अनुपातों का प्रयोग करते हैं उन सभी के अंदर हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं या इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम मानते हैं कि हमारा जो घटते क्रम का प्रतिफल का नियम है वो हमारा एक प्रकार का इन मान्यताओं पर आधारित माना जाता है। इसके अलावा इसके कुछ नियम भी हैं जिसके अंतर्गत हम इनको लागू करने का है। इसके भी 2 नियम हैं। जिस प्रकार से समान प्रतिफल के 2 नियम थे उसी प्रकार से हमारे घटते प्रतिफल के भी 2 नियम हैं। वो 2 नियम कौन से हैं? घटते प्रतिफल के नियम में व्याख्या कि हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो शिथिल साधन पर परिवर्तनशील साधनों की अतिरिक्त इकाई लगाई जाती है उसी अतिरिक्त इकाई के प्राप्त प्रतिसमान उत्पादन होते हैं। जैसे कि जितने हम इकाई लगाते हैं उतने परिवर्तन इसके अंतर्गत होते हैं और उन इकाइयों की हम व्याख्या करते हैं। पहला नियम ये है। दूसरा नियम इसके अंतर्गत क्या है जिसके अंतर्गत हम मानते हैं कि बढ़ती समान लागत के रूप में नियम की व्याख्या। जैसे जैसे लागत बढ़ रही है वैसे वैसे हम उसकी व्याख्या भी करना शुरू कर देते हैं। एक तो है कि उसके घटते प्रतिफल के अंतर्गत उसका नियम लागू होता है, दूसरा लागत के ऊपर भी इसका नियम लागू होता है। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे जो औसत लागू होती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो दूसरे प्रतिफल घटते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हम ये मानते हैं। तीसरा है हमारा जो वो है बढ़ते प्रतिफल का नियम। अब बढ़ते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जिसके अंतर्गत हम जिस प्रकार से समान प्रतिफल का नियम बढ़ा, जितना हम अनुपात में वृद्धि करते हैं उसी अनुपात में हमें प्राप्त हुआ। दूसरे के अंदर जितने हम अनुपात में वृद्धि करते हैं उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। और तीसरे के अंतर्गत कि हम ये मानते हैं कि जो शिथिल साधन है हमारे उन शिथिल साधनों के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जितने हम शिथिल साधनों के ऊपर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा के अंदर जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं उससे कहीं बढ़कर हमें उसके अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है
बढ़ते प्रतिफल का नियम कहलाता है। जैसे कि हम इसके अंतर्गत 20% वृद्धि करते हैं, हमारे पास साधन शिथिल है 100 है और 100 में हम 20% जो है हम वृद्धि करते हैं, लेकिन वो 20% अनुपात में वृद्धि न होकर वो हमें 30% उसके अंदर बढ़ोतरी मिलती है, उसके अंदर वृद्धि मिलती है, तो वो हमारे बढ़ते प्रतिफल का नियम कहलाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत जिस प्रतिफल के अनुपात में हम वृद्धि करते हैं उसी अनुपात में प्राप्त यहाँ पर कि उससे कुछ वृद्धि के दर के रूप में हमें इसके अंदर प्रतिफल है जो वो मिलता है। तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा बढ़ते प्रतिफल का नियम कहलाता है। इसकी मान्यता क्या है? इसकी मान्यता के अंदर देखते हैं कि उत्पादन में केवल परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर ही बढ़ाया जा सकता है। जो परिवर्तनशील शिथिल साधनों में नहीं, बल्कि जो हमारे परिवर्तनशील साधन है उनको बढ़ाकर ही हम इसके अंदर जो प्रतिफल का नियम है उसमें अनुपात के अंदर जो हमारे परमानेंट साधन है उनमें नहीं, जो हमारे टेम्परेरी हैं जिसको परिवर्तनशील बोला जा सकता है, जब जिनके अंदर परिवर्तन किया था उन्हीं साधनों को बढ़ावा देकर हम इसके अनुपात के अंदर बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये पहला इसके अंदर मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां एक जैसी होती हैं, कि जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उनकी जो इकाइयां होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं। ये इसके अंतर्गत इस नियम को माना गया है। तीसरा हमारा इसके अंतर्गत है कि शिथिल तथा परिवर्तनशील का विभिन्न अनुपातों में प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार से लास्ट नियम के अंदर देखा था हमने कि हमारा जो घटते प्रतिफल का नियम था उसके अंदर भी ये मान्यता आई थी कि जैसा हम शिथिल और परिवर्तनशील साधनों का विभिन्न अनुपातों में प्रयोग कर सकते हैं, वैसे ही हम बढ़ते प्रतिफल के अंदर भी क्या कर सकते हैं कि जो हमारे शिथिल साधन है और जो हमारे परिवर्तनशील साधन है उनमें जिस भी अनुपात का प्रयोग करना चाहते हैं उन अनुपातों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये ऐसा संभव हो सकता है। तो इसीलिए फोर्थ जो हमारा साधन है इसके अंदर मान्यता है, फोर्थ मान्यता क्या है कि यह नियम केवल अल्पकाल में लागू होता है। जैसे हमारे घटते प्रतिफल के अंदर मान्यता थी कि ये केवल हमारा क्या है कि अल्पकाल के नियम के अंतर्गत ही इनको हम लागू किया जा सकता है। थोड़े समय के अंदर जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं वो हम इसे यहाँ भी लागू कर सकते हैं। जो हमारे बढ़ते प्रतिफल का नियम है उसके अंतर्गत भी इसको लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन किया नहीं किया था, कि इसके अंदर हम जो तकनीक का प्रयोग करते हैं उस तकनीक के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ये इसके अंदर एक संपूर्णता होती है जिस आधार पर हम मानते हैं कि हमारा ये जो नियम है बढ़ते प्रतिफल का नियम, वो उत्पादन तो होता है, परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसके अंदर हम किसी भी प्रकार की कोई तकनीक है उसका प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं कर सकते। तो इस आधार पर भी जिस प्रकार से उनके अंदर कुछ नियमों की व्याख्या की गई थी, इसी प्रकार से कि बढ़ते प्रतिफल के नियम की व्याख्या कि जैसे जैसे हमारा प्रतिफल अनुपात के अनुसार बढ़ता है वैसे वैसे उसके जो सीमांत उत्पादन है वो भी इसके अंदर बढ़ते हैं। क्योंकि सीमांत उत्पादन हमने कहा था कि इकाई हमारी 1 है और उत्पादन हमारा 20 है, और यहाँ पर भी 20 था, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 40 है, लेकिन यहाँ पर 20 ही था पहले नियम में। लेकिन यहाँ पर सीमांत नहीं बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर तीसरे क्रम के अंदर जो सीमांत है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है कुछ हद तक। वो क्यों बढ़ना शुरू हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर समान था, यहाँ घट रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि यदि इकाई हमारी 1 है, उत्पादन 20 और 20 ये, लेकिन इकाई अगर 2 हो गई, उत्पादन हमारा 20 हो गया, तो यहाँ भी बढ़ने की संभावना है, यह 20 या 40 हो सकती है। तो इसमें सीमांत भी बढ़ने की आशंका हो सकती है क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है और यहाँ पर केवल समान रहता था। तो इस आधार पर माना जाता है कि हमारे बढ़ती प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हम इस बात से सहमत होते हैं कि जो शिथिल साधन होते हैं और शिथिल साधनों के अंतर्गत हम क्या करते हैं, परिवर्तनशील साधनों का भी प्रयोग करते हैं। तो प्रतिफल
के नियम के अंतर्गत हम 3 नियमों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, अपने प्रतिफल के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहले समान प्रतिफल का नियम, जिसके अंतर्गत जैसा हम वृद्धि करते हैं वैसा ही हमें अनुपात में वृद्धि प्राप्त होती है। दूसरा घटक कि जैसा हम अनुपातों में वृद्धि करते हैं, शिथिल साधनों के ऊपर परिवर्तनशील साधनों की अनुपातों में वृद्धि करते हैं, वैसा हमें प्राप्त नहीं होता, घटते क्रम में प्राप्त होता है। थर्ड हमारा बढ़ते प्रतिफल का नियम कि जिस अनुपात में हम वृद्धि करते हैं उसी अनुपात से कुछ बढ़कर हमें उसकी प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। तो ये हमारा तीसरे प्रकार का प्रतिफल का नियम माना जाता है, जिसके आधार पर ये लॉ ऑफ रिटर्न का नियम लागू हमारा उत्पादन के क्षेत्र के अंदर होता है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक कि प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ रिटर्न। ओके, थैंक्स।